खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूलिंग द कंट्री साइड 8th हिस्ट्री चैप्टर 3 क्वेश्चंस आंसर। और इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको मैं हार्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने इस लेसन को, इस चैप्टर के ऊपर जो मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, उसको पहले देख लीजिए, ताकि जो भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा वो वहाँ पे आएगा, और वहाँ पे जो समझ नहीं आएगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स बिगिन। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है मैच दी फॉलोइंग। आपको मैच करना है। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले रायत। रियायत क्या होता है? रियायत होता है आपका पेजेंट्स, जो किसान वगैरह होते हैं उनको जो है रियायत कहा जाता है। देख लीजिए, ये दो तीन पॉइंट जैसे आपके पास है, रियायत वाली सिस्टम है, माहलवारी सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम है, क्योंकि ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कलेक्ट करने के लिए दो तीन तरह के उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए थे। उन्हीं को, जैसे रियायत क्या होता है पेजेंट्स, माहल क्या होता है वलीज, निज क्या होता है कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, और वो जो काश्तकारी कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, मतलब जो प्लांटर्स थे जो इसके ऊपर काश्तकारी करते थे वही जो है उनकी अपनी ज़मीन होती है। और रियायत क्या होता है? कल्टीवेशन ऑन द रियायत्स लैंड, और रियायत क्या थे? जो रियायत के ऊपर कल्टीवेशन करते थे। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रोवर्स ऑफ द वुड इज़ ए यूरोपियन सा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? जो ग्रोवर्स ऑफ वुड जो था ये यूरोपियन में देखा गया, और वो किस तरह का था? इंडिगो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। उनको कमाने के लिए जो इंडिगो प्लांटेशन यहाँ पे करते थे, उसकी वजह से यूरोपियन में जो था उनको काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया, जो यहाँ पे इंडिगो उगाया जाता था। उसके बाद द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया? लेट 18th सेंचुरी में इंडिगो की काफ़ी डिमांड जो है वो कहाँ पे बढ़ गई? यूरोप में, ब्रिटेन में बढ़ गई। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन। जब जो यहाँ पे मतलब जो कॉटन का जो प्लांटेशन था, जो कल्टीवेशन था, वो ज़्यादा बढ़ गया। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। अब देखिए, इंटरनेशनल डिमांड जो था इंडिगो का वो इफेक्ट करता था, जो उन्होंने, इससे क्या हो गया? जो इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ द, जब उन्होंने बनी बनाई, यानी कि एक डाई को, इंडिगो क्या है? ये एक कलरफुल पौधा है, जिसकी वजह से इंडिगो क्या है? एक नीले कलर का एक नेचुरली तौर पर जो है एक पेड़ होता है, जिसके इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि बनाने के बाद, इसकी कल्टीवेशन करने के बाद इसको जो है डाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इंटरनेशनली तौर पर जब सिंथेटिक डाइज बनाया गया, जो केमिकल से बनाया गया, तो इससे जो है काफ़ी इफेक्ट जो है इंडिगो पे पड़ा। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, ये है आपके यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आपके पास? ये है आपके पास अगेंस्ट, AGAINST क्या है आपके पास? अगेंस्ट। यहाँ पे देख लीजिए, अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि चंपारण मूवमेंट जो था, ये गांधी जी ने, उसने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करा था। उसने खेड़ा जो है, खेड़ा अहमदाबाद वो करा था उसने। और उसके अलावा तीन जो है उसने मेन जो है मूवमेंट किसने करे थे स्टार्ट? गांधी जी ने। और ये मूवमेंट उसने किसके लिए करा था? इंडिगो के अगेंस्ट, क्योंकि ये ज़बरदस्ती तौर पर अंग्रेज़ लोग जो थे, यहाँ के जो ज़मींदार लोग थे, जो यहाँ के पेजेंट्स थे, उनको कहते थे कि आप इसकी कल्टीवेशन करो, क्योंकि इसकी डिमांड जो थी इंटरनेशनली तौर पर, सिंपली यू कैन से यूरोप में इसमें काफ़ी डिमांड थी, और इससे वो काफ़ी अर्निंग कमा सकते थे। वो कहते थे आप ये करो। लेकिन जैसे ही गांधी जी आ गए तो उन्होंने जो है मूवमेंट शुरू करा इसके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। जो इंडिगो, जो चंपारण जो मूवमेंट उसने स्टार्ट करा, वो था अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। डिस्क्राइब, अब है क्वेश्चन नंबर 3 इज योर, दैट इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। देख लीजिए, हमारे पास क्या था? एक था जिम्मेदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सिस्टम भी कहा जाता था, रायतवाड़ी सिस्टम था, और महलवाड़ी सिस्टम था। अब परमानेंट सिस्टम के मेन फीचर्स क्या क्या हैं देख लीजिए। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज ए लैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1973 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। देख लीजिए, 1973 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक
लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको 1973 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जिम्मेदार्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब देख लीजिए, जो यहाँ के राजाज थे, जो तालुकदार्स थे, उनको जो है एज ए जिम्मेदार्स अपॉइंट किया गया। किसके लिए अपॉइंट किया गया? ताकि दे हैव बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि उनको लैंड, मतलब अंग्रेज़ों ने दिखा दिया ये इलाका जो है ये आपके अंडर है, कि किसी राज्य के अंडर रखा दूसरा तालुकदार, ताकि ये लोग जो हैं उन जगहों से क्या रेंट को जो है वहाँ से पेजेंट से कलेक्ट कर सकें और वो एज ए रेवेन्यू जो है कंपनी को वो पे करे। द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम्स आर, क्या क्या इसके मेन सिस्टम से? द अमाउंट पेड बाय द जिम्मेदार्स टू द कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अब देख लीजिए, जो अमाउंट था ना, तो जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने लेसन डिस्कस करा है वहाँ पे मैंने आपको इलस्ट्रेटली और डिस्क्रिप्शन में मैंने ओवरऑल ये तीनों पॉइंट्स जो है, जिम्मेदारी सिस्टम क्या है, मालवारी सिस्टम क्या है, रायतवारी सिस्टम, अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कितना रखा था? वहाँ पे 10th 11th जो % देना वो फिक्सड रखा था जब जिम्मेदारी सिस्टम उन्होंने बनाया था। द राजाज वर मेड द जिम्मेदार्स, और जो राजाज थे और तालुकदार थे उनको उन्होंने क्या बनाया? जिम्मेदार्स बना दिया। यानी कि टैक्स के तौर पर वो इलाका, वो रकबा, वो ज़मीनें दी गई एज ए टैक्स के तौर पर कि आपको जो है हमको 10%, अगर 11% 10th 11th आपको हमको देना है, यानी कि 1% खुद रखो, और जो पेजेंट्स वगैरह बेचारे थे वो भी वहीं से, उनके ऊपर आप कौन सी पॉलिसीज लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जिम्मेदार्स लॉस्ट देयर राइट्स ओवर द लैंड्स। अब जिम्मेदार्स जो थे उन्होंने अपनी जो राइट्स थे वो खो चुके थे, मतलब जो तालुकदार्स थे, जो आपके राजाज थे, वो जो है वो अपने ज़मीनों से जो है हक जो है वो उनसे जो है वो महरूम हो चुके थे, वो खो चुके थे। वेन एवर दे फेल टू मेक पेमेंट्स टू द कंपनी, जब मतलब जिस वक्त वो जो कंपनी जो है वो उसका पूरा नहीं, यानी कि कंपनी का जो वो टैक्स उन्होंने फिक्स्ड रखा था, फिक्स्ड क्या रखा था? 10th upon 11th, यानी कि 10% उनको देना है, 1% वो खुद रखेंगे। अगर जैसे ही वो इसमें कुछ कमी पेशी हो जाती थी तो वो उन जिन एरियाज़ पे उनको अपॉइंट किया जाता था, जिन एरियाज़ पे उनको ज़मीनी जहाँ जहाँ दी गई थी उनसे वो छीनी जाती थी। एग्जबेटेंट, इसका क्या है? एग्जबेटेंट मीन्स क्या होता है? एग्जेसिव, यानी कि हद से ज़्यादा। एग्जबेटेड प्राइजेज ऑफ लैंड विच जिम्मेदार्स हैड टू पे, लैंड विच जिम्मेदार्स हैड टू पे टू द कंपनी। अब देख लीजिए, जो भी जिम्मेदार्स थे, यानी कि ऑफ द लैंड विच द जिम्मेदार हैड टू पे, वो वाली लैंड जो है एग्जेसिव, हद से ज़्यादा, जहाँ पे वो लोग कंपनी क्या करती, जिम्मेदार जो थे उनको उससे ज़्यादा मतलब देना पड़ता था टू पे टू द कंपनी, क्योंकि मतलब जो फिक्स करके, मान लो कि इस बार जो है फसल अच्छी तरह नहीं बनी तो वो उनको जो है तब भी 10% जो है वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू में जो है जमा कराना ही पड़ता था, तो उससे उनको जो है काफ़ी लॉस होता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर, हाउ वाज द माहलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। अब हमने बताना है माहलवारी सिस्टम और हमने बताना है परमानेंट सेट। देखो, माहलवारी क्या है? विलेज लेवल पर, यानी कि विलेज लेवल पर हमारा विलेज लेवल पर जो उन्होंने क्या बनाया था, सिस्टम बनाया था, और परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या फ़र्क है देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन माहलवारी सिस्टम एंड द परमानेंट सिस्टम आर गिवन बिलो। अब नीचे आप देख लीजिए, सबसे पहले हम माहलवारी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब मैंने थ्योरेटिकल आपका लेसन अच्छी तरह से डिस्कस करा है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। माहलवारी सिस्टम क्या होता है? हॉल्ट मैकेंजाई devised it and it came into effect in 1820। इस तदबीर को किसने दिया था? उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजाई ने। ये पॉलिसी सिंपली कह लीजिए माहलवारी सिस्टम को उसने तरकीब दिया था, एनालाइज करा था, और इसका इफेक्ट जो है 1822 में पड़ा। द एपिसेंटर ऑफ द सिस्टम वाज विलेजेस, और इसके थ्रू, यानी कि इस पॉलिसी के तहत, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत, माहलवारी के तहत जो था, विलेजेस में ये लोग क्या करते थे? विलेजेस ही इसका सेंटर रहा और विलेजेस से वो लोग टैक्स हासिल करते थे। विलेजेस वर कॉल्ड महल, तो विलेजेस को महल कहा जाता है। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद in a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay। अब देख लीजिए, the estimate of revenue of each plot, जो भी गाँव के जो भी प्लाट थे उनको एस्टिमेट करा गया था कि
तरकीब दी थी और उनको देखा गया था कि जांचा परखा गया था कि यहाँ से कितना टैक्स हमको इस प्लाट से निकलेगा। वाज एडिड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू, मतलब एक दो जगह उन्होंने जब एस्टिमेट करा, वहाँ पे कंसिडर करा यहाँ पे कितना हो गया, तो उसी के हिसाब से उन्होंने बाकी जो भी विलेजेस थे उनसे इस्तेमाल कर वहाँ से टैक्स हासिल करना शुरू किया। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, लेकिन महलवारी सिस्टम में फिक्स्ड यहाँ पे रेवेन्यू नहीं था। आपको जो भी यानी कि टैक्स देना पड़ता वो फिक्स्ड नहीं था। इट्स डिपेंड ऑन द कि किस तरह से आपका क्रॉप जो है वहाँ पे उगता है, किस तरह से वहाँ पे कल्टीवेशन है, फिक्स्ड नहीं था। द चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेजेस हेडमैन, और ये चार्ज कौन कलेक्ट करता था, जो रेवेन्यू का यानी कि जो विलेज का हेडमैन होता था, यानी कि जो विलेज का नंबरदार वगैरह वही कलेक्ट करता था और वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करवाता था। अब देख लीजिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या फ़र्क है। हमने पढ़ा महलवारी सिस्टम विलेज लेवल पर, और परमानेंट सेटलमेंट्स क्या है। परमानेंट सेटलमेंट्स वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि जो हमारा महलवारी सिस्टम इसको हॉल्ट मैकेंजाई ने दिया है 1822 में, लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंस क्या देखा, महलवारी से जो परमानेंट सेटलमेंट्स जो है, परमानेंट सेटलमेंट्स को ही हम जिम्मेदारी सिस्टम भी कहते हैं, जो जिसको लॉर्ड कर्जन ने 1793 में दिया था। देयर वाज नो सच एपिसेंटर। अब देख लीजिए महलवारी सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि इसका एपिसेंटर क्या है, ये विलेजेस से जो है इस तरह का टैक्स जो है महलवारी सिस्टम के तहत जो है विलेजेस से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। लेकिन परमानेंट सेटल के तहत इसका कोई एपिसेंटर नहीं था, कोई मरकज नहीं था, चाहे गाँव से, मतलब हर एक कित्ते से जो है हम लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, टैक्स को हासिल कर सकते हैं। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड दैट ईच जिम्मेदार हैड टू पे द कंपनी, और रेवेन्यू जो भी था ये फिक्स्ड था। लेकिन देखो महलवारी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, जो विलेज लेवल पर, महल लेवल पर जो टैक्स जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट करा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा वो फिक्स्ड नहीं था, लेकिन ये फिक्स्ड था। जो मैंने पहले आपको बताया वो 10th 11th जो था, यानी कि 10% देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1% जिम्मेदार रखते थे। जिम्मेदार जो खेती वेती हैं वो वाले जिम्मेदार ये नहीं है। जिम्मेदार वर दोज पीपल हु हैड अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे आर राजाज एंड द तालुकदार, यानी कि जो यहाँ के राजा थे जिनसे उन्हें इख्तियार छीने था, अब उनको एक एक रकबा दिया कि यहाँ से आप जो भी यहाँ पे टैक्स, यहाँ से आप मासूल जो भी आप जो है आमदनी यहाँ से जमा करोगे उसको आप हमारे खाते में यानी कि हमारे ख़जाने में उसको जमा कर दो। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, महलवारी सिस्टम में क्या था, रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं था, यहाँ पे फिक्स्ड था। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, द चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेज जिम्मेदार। अब चार्ज कौन करता था, इसको कौन चार्ज करता था, कौन करता था इस रेवेन्यू को, वो थे जिम्मेदार, जो राजाज और तालुकदार। लेकिन यहाँ पे आपने महलवारी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, महलवारी सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे जो है हेडमैन जो विलेज का था वही कलेक्ट करता था, और चार्ज को वही कलेक्ट करता था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। अब देखो मनरो सिस्टम जो है इसने न्यू जो है रेवेन्यू को फिक्स करने का जो नई एक प्रॉब्लम जो है अराइज हो गई, खड़ी हो गई। मुनरू ने वो कौन सी बनाई, देखो द न्यू मनरू सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू पोज टू प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम इससे वजूद में आ गई। वो कौन कौन सी है, यानी कि दो प्रॉब्लम जो है इसके अंदाजे के मुताबिक, यानी कि कोई भी मसला छेड़ना वो वजूद में क्या गया, मनरू के तहत वो क्या था, द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड वे टू हाई फॉर पेजेंट्स टू पे। अब देख लीजिए जो रेवेन्यू था उन्होंने फिक्स्ड करा रखा था, और हाई उनको किनको देना पड़ता था, वो पेजेंट्स को पे करना पड़ता था। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे द रेंट विच कल्टिमेटेड इनटू द विलेजेस गेटिंग डेजर्टेड। लेकिन पेजेंट्स जो है, जो मनरू ने टैक्स करा था वो फिक्स्ड होता था, चाहे वो कितना कमाएंगे कितना नहीं वो कमा सकते हैं, वो उन पर मैटर नहीं था, लेकिन फिक्स्ड करके उन्होंने जो भी टैक्स रखा था वो उनको देना पड़ता था। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, लेकिन जो किसान वगैरह बेचारे थे वो इसको दे नहीं सकते थे, और जिसकी वजह से विलेजेस में उनकी जो ज़मीनें बेचारों की थी वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है
इंतहाई अंजाम को पहुंच गई। और ये जो उनकी जो मतलब क्या कहते हैं ज़मीनें जो थी वो भी वो बेचारे खो चुके, क्योंकि जब वो उनके ऊपर जो है ज़्यादा टैक्स लगाया गया था कि आप खेती करो, आपको इतना जो है मतलब मान लो 10% उनको देना पड़ता था। उनको मान लो उनको 90% वहाँ से कमाया या 5% कमाया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको पूरा देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वाई वर रियायत रिलेक्टेंट टू ग्रोइंग इंडिगो। तो आप देखो जो रियायत जो थे, जो रियायत वाली सिस्टम जो थी, यानी कि जो रियायत जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनको क्यों फोर्स करा कि अनविलिंगलेस टू डू समथिंग, यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ। रिलेक्टेंस मतलब क्या था, उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे कुछ काम करवाना। रियायत कौन थे, जो लोग कल्टीवेटर्स थे, उनको फोर्सिबली, उनको मतलब इस मतलब जो है जबरन जो है, ज़बरदस्ती जो है उनसे क्या लगे करने, इंडिगो की खेती बाड़ी कराने लगे। दी राइट्स वर रिलेक्टेंट टू ग्रोइंग इंडिगो फॉर द बिलो रीजंस। अब देख लीजिए रियायत जो थे वो बेचारे उनको विलिंगनेस टू समथिंग टू डू, यानी कि उनको जो है उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे जो है इंडिगो को ग्रो कराने लगे। देवर पेड वेरी लो प्राइजेस फॉर इट। उनको जो है काफ़ी मतलब उनके कल्टीवेशन तो वो इंडिगो की कराने लगे। देखो इंडिगो क्या है, जब मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, इंडिगो क्या है, ये प्लांटेशन है, ये नीले रंग के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जिनकी कास्ट जो काफ़ी हाई यूरोपियन ममालिक। लेकिन ये जब कल्टिवेटर से, यानी कि ये जब किन से ये कराते थे, रियायत से जब ये इनकी खेती बाड़ी कराते तो काफ़ी लो प्राइसेस में वो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे लेते थे। द रायट्स नेवर सा एनी प्रॉफिट एक्वायरिंग फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन। और रियायत्स जो थे, जो कल्टीवेटर्स बेचारे थे, जो किसान थे, उनको इंडिगो से किसी भी तरह का मतलब ये नहीं लगता था कि इसकी प्लांटेशन से हमारी आमदनी बढ़ जाएगी या हम जो है इससे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। रियायत वर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड बाय द प्लांटर्स। अब जो लोग प्लांटर्स थे, जो लोग काश्तकारी करने वाले थे, यानी कि उनके ऊपर जो रखे गए थे, उनसे उनको रियायत को ये कहा गया कि जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल वाली ज़मीन है, मान लो वहाँ पे वो चावल उगाते थे, वीट, आप जो है इसकी जो इंडिगो है, आप इसकी जो है खेती वहीं पे करेंगे जहाँ पे ज़्यादा आपकी खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है वो आपका ज़्यादा फर्टाइल है, और विच दे वर एप्रीहेंसिव अबाउट, और जिसकी वजह से उनको हिरासा किया जाता था, मतलब ज़बरदस्ती, जहाँ पे वो दूसरी बेचारे जो किसान लोग थे, जो रियायत थे, वो दूसरी जगह जो वो कल्टीवेशन करते थे, उनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे क्या कराने लगे, वहाँ पे वो इस तरह का खेती कराने लगे ताकि ये बेचारे जो हैं इस ज़मीन से भी हाथ धो बैठे। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू द एक्चुअल कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो कौन से ऐसी सूरत हाल थी, कौन से ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से ये जो है इंडिगो प्रोडक्शन जो है ये बंगाल में इसका कोलैप्स हो गया, ये जो है बर्बाद हो गई। देख लीजिए द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल, यहाँ पे क्या है, ये है बंगाल, BENGAL, क्या है यहाँ पे, बंगाल। तो यहाँ पे क्या आएगा, बंगाल वाज काज्ड, CAUSED, क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रिंटिंग में CAUSED क्या है, कॉज्ड बाय द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह से इंडिगो जो है कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। इंडिगो की जो खेती बाड़ी है उसको जो है नुकसान में पड़ गई, यानी कि इस तरह की खेती जो है वो बर्बाद हो गई। तो क्या कारण थे, देख लीजिए सबसे पहले क्या है, रियायत डिनाइड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एनी मोर। तो रियायत ने क्या करा, अब उन्होंने, जो रियायत थे, जो लोग इसकी कल्टीवेशन करते थे, उन्होंने इस बात से क्या है इनकार कर दिया कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बाय द पेजेंट्स, और किसानों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। रियायत सपोर्टेड बाय द जिम्मेदार, अब जो जिम्मेदार जो थे वो भी इनकी सपोर्ट करने लगे। फॉलोइंग द protest the Indigo Commission was constituted by the government, which accepted the fault of the planters and asked the planters eventually moved out of the city। अब देख लीजिए जब किसानों ने जो है इंडिगो, यानी कि इंडिगो के जो फसल है ये हम नहीं उगाएंगे, इसके खिलाफ
ने एहतजाज करा, प्रोटेस्ट करा, का रिबेलियन जो है उन्होंने स्टार्ट करा। इसकी वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमीशन को कंस्टिट्यूट करा, कायम करा, जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको अपॉइंट किया गया, जो भी प्लांटर्स की वजह से, यानी कि जो लोग प्लांटर्स थे, जो पूछने वाले थे, आगे जो अंग्रेज़ों ने किसानों के ऊपर रखे थे, उनको इस फॉल्ट के बारे में जांच, ये कमीशन बिठाया गया, इंडिगो कमीशन जो है उसको कंस्टिट्यूट करा गया, ताकि आप देख लीजिए इन रियायत्स की क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या है। एंड आस्क्ड द प्लांटर्स एंड आस्क्ड द प्लांटर्स इवेंचुअली मूव्ड आउट द सिटी। तो यहाँ पे जो आपका है ना, कौन सा ये जो है यहाँ पे, यानी कि द आस्क्ड द प्लांटर्स, पहले आपका क्या है, आस्क्ड द प्लांटर्स, ये आस्क्ड दी प्लांटर्स इवेंचुअली, ये सिंपली यहाँ पे डबल थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपल आपको आएगा आस्क्ड दी प्लांटर्स, और ये वाला पोर्शन आगे नहीं आएगा, आस्क्ड दी प्लांटर्स इवेंचुअली, और डायरेक्ट फिर आपका क्या आएगा, इवेंचुअली मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। और जो कमीशन के तहत जो है उनको, जो प्लांटर्स थे उनको जो है सिटी से जो है आखिरकार वहाँ से निकाल दिया गया। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली ये है आस्क्ड द प्लांटर्स, फिर आपका इवेंचुअली मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। तो आई होप आपको ये डिस्कस जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके क्लास फेलो जो है वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले जो है थ्योरेटिकल पार्ट, जो मैंने लेसन नंबर 3 जो है रूलिंग द कंट्री साइड डिस्कस करा है, उसको पढ़िए, उसके बाद आपको ये आसान से आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।